हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज के ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ है पाठ 11 समोच्च रेखा, मानचित्र और भूरूप। बच्चों, समोच्च रेखा जो है मानचित्र में पर्वतों की ऊंचाइयां, उनके ढलान बताने के लिए किए जाते हैं। हमारे पृथ्वी पर जितने भी पर्वत हैं, पठार हैं और पहाड़ियां हैं, उनकी ढलानों को दिखाने के लिए समोच्च रेखा बनाए जाते हैं। समोच्च रेखा के बारे में विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले बच्चों, समोच्च रेखाएं जो होती हैं, समोच्च रेखा को हम कंटूर लाइन भी बोलते हैं, इंग्लिश में कंटूर लाइन। समोच्च का मतलब होता है एक समान ऊंचाई पर। सम मतलब एक समान, उच्च मतलब ऊंचाई पर। समोच्च का मतलब हो गया एक समान ऊंचाई पर, अर्थात समुद्र तल से एक समान ऊंचाई पर मिलने वाली रेखाएं समोच्च रेखा कहलाती हैं। बच्चों, समोच्च रेखा के बारे में हम अच्छे से समझ सकें, इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी करने के लिए आपको अपने पेरेंट के मदद से एक्टिविटी करनी है। जैसा मैं बताऊंगा वैसा आपको भी करना है। इसके लिए आपको एक बड़े आकार का आलू लेना है, एक ब्लैंक वाइट पेपर, फिर उसके बाद मैं आपको एक्टिविटी बताऊंगा, जैसे जैसे वैसे वैसे आपको करते रहना है। बच्चों, ध्यान रहे, यह एक्टिविटी आपको अपने पेरेंट के साथ उनकी मदद से ही करना है, क्योंकि इसमें आलू को काटना पड़ेगा दो भाग में। इसके लिए नहीं तो आप अपने अंगुलियों को काटते बैठोगे। तो बच्चों, सबसे पहले करना क्या है, एक आलू, दो स्केल, एक पेंसिल, पहले आप लोग ध्यान से देखिए। आलू आप लोग ध्यान से देखिए। आलू में कहीं पर गड्ढे दिखाई देते हैं तो कहीं पे उभार दिखाई देता है। ठीक ऐसे ही हमारी भी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी पर कहीं गड्ढे हैं तो कहीं उभार हैं। उन उभारों को ही हम पर्वत कहते हैं, पठार कहते हैं, और ऊंचे ऊंचे भाग जो होते हैं उन्हें हम पर्वत या पठार के नाम से जानते हैं। बच्चों, आलू को इस तरह से बीच में दो भाग काटिए अपने पेरेंट्स की मदद से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, इस आलू को दो भाग में किस तरह से काटा जा रहा है और यहाँ पर दो भाग में काट दिया गया। ये देखिए, इसके बाद चित्र में दिखाए गए अनुसार जो आलू का आधा भाग है उसको वाइट पेपर के ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से देखो बच्चों, ये जो आलू का आधा भाग है, रखने पेपर पे रखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई पर्वत है। ठीक पर्वत भी ऐसा ही रहता
ये पर्वत का चोटी है और ये पर्वत का आधार है जो ज़मीन से लगा हुआ है। ये पर्वत की ढलानें हैं, देखो इस तरह से ये ढलान है, ये ढलान है। इन्हीं ढलानों को बताने के लिए समोच्च रेखाओं का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, अब हमें करना यह है कि सबसे पहले हम इसे आलू न मानकर हम इसे पर्वत ही मानते हैं। इसकी हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। 2 स्केल लेना है, एक स्केल एकदम सीधे खड़ा करना है, एक स्केल एकदम सीधे खड़ा करना है इस तरह से, और दूसरा स्केल इस पर्वत के चोटी पर, यहाँ पे चोटी पे रख के ऐसे इस तरह से रखना है। तो स्केल का ये जो भाग ये दूसरे वाले स्केल पे जिस नंबर पे आएगा, हमें क्या करना है, इसकी ऊंचाई mm में नापना है। किस में नापना है? mm, यानी मिलीमीटर। mm का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर। तो mm में नापेंगे तो जहाँ पे भी आएगा हम वहाँ से पूरी लाइनों को गिनेंगे, पूरी लाइनों को गिनेंगे। जितना भी mm होता है, 30 mm होता है, 35 mm होता है, जो भी होता है, तो समझ लीजिए कि आपके पर्वत की ऊंचाई उतनी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि आपको उस अपने आलू रूपी पर्वत पर, यानी कि पर्वत रूपी आलू पर कुछ निशान लगाने हैं। कम से कम 4-5 रेखाएं खींचनी है एक समान ऊंचाई पर, एक समान ऊंचाई पर। जैसे एक रेखा हमने ये खींच ली चारों तरफ से, एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, तीसरी यहाँ से ऐसे हो जाएगी, चौथी यहाँ से इस तरह से। ये रेखाएं जो होंगी चारों तरफ से एक समान ऊंचाई पर होंगी, चारों तरफ से एक समान ऊंचाई पर ये सारी रेखाएं होंगी। एक समान ऊंचाई का मतलब ही होता है फिर हमें आलू को व्हाइट पेपर पर रखकर पेंसिल से इस तरह से निशान बनाना है जैसा कि इस चित्र में बनाया जा रहा है। देखिए इस चित्र में जैसा कि बनाया जा रहा है, चारों तरफ से एक गोल आकृति का हमें खींच लेना है। खींचने के बाद जो हमने निशान बनाया था नीचे वाला, यहाँ से नीचे वाला निशान, हम इसको काट कर अलग कर लेंगे चाकू से। यहाँ पर चाकू से देखिए यहाँ पे निशान पहला निशान बन गया। यहाँ पर ये पहला निशान ये बन गया है। पहला निशान बनने के बाद हम ये दूसरे निशान पर चाकू से काटेंगे। ये दूसरे निशान पर चाकू से काटने के बाद फिर उस निशान से हम फिर से बनाएंगे, इसके बीच में रखकर एक निशान और बनाएंगे। ये देखिए पहला निशान, पहला गोल बनने के बाद, पहला सर्कल बनने के बाद जो हम दूसरा निशान लगाए रहते हैं, उस दूसरे निशान से फिर हम वो एक स्लाइड काटेंगे। दूसरे वाले निशान पर से एक स्लाइड काटेंगे। काटने के बाद वो स्लाइड अलग रख देंगे और फिर हम एक और सर्किल बनाएंगे। कुछ इस तरह से हम एक और सर्किल बनाएंगे। इस तरह से हम स्लाइड काटते जाएंगे और सर्किल बनाते जाएंगे बीच में रखकर। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इस तरह से सर्किल बनाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास ऐसी सर्किल तैयार हो जाएगी पूरा, यानी कि हम चोटी तक जाएंगे काटते हुए और उनका सर्किल बनाते हुए जाएंगे। तो इस तरह से हमें आकृति तैयार हो जाएगी।
और जो आपने स्केल से नापा है मिमी में ऊंचाई, तो हर बार आपने जो है कि हर काटा है, स्लाइड काटा है, आलू की जो स्लाइड आपने काटी है हर जगह से, तो वहाँ पे आपने एक लेना होगा और वो माप आपको यहाँ पे सर्किल में लिखना होगा। पहले जो नीचे से आपने काटा था उसका माप कितना था, मान लीजिए 30 मिमी रहा होगा। 30 के बाद आपने काटा होगा 25 मिमी पे, सॉरी 35 मिमी पे, फिर 35 से आपने 40 मिमी पे काटा होगा, फिर 40 से 45 मिमी पे काटा होगा। इस तरह से आप वो यहाँ पे जितने मिमी पे काटा है वो मिमी नंबर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। बच्चों, इस तरह से वृत्त रेखाओं को किस प्रकार मूल्य देंगे? सभी वृत्ताकार रेखाओं को मूल्य देने पर हमारा आलू पर्वत का ढांचा बनाने का काम पूर्ण हो गया। यानी कि आलू पर्वत का ये ढांचा है जिसे हम मानचित्र भी बोल सकते हैं, ये पर्वत का है। बच्चों, ये चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र ये पृथ्वी का है, ये 3D चित्र है। ये 3D चित्र है पृथ्वी का, और इसके बाजू में इसकी समोच्च रेखाएं बनी हुई हैं इस चित्र की। ये देखिए, वो जो 3D चित्र हमने दिखाया था ना, पृथ्वी पर बहुत सारे उभार हैं, उन उभारों को हम पठार कहते हैं, पर्वत कहते हैं, पहाड़ियाँ कहते हैं। उनकी ढलानें किस तरह से हैं, ये देखिए वो ढलानें किस तरह से, उन ढलानों को भूपृष्ठ के विभिन्न भूरूपों का अध्ययन करते हुए इन भूरूपों की समुद्र सतह से ऊंचाई, ऊंचा निचला क्षेत्र, ढलान, ढलान की दिशा, उसके ऊपर पाए जाने वाले जल प्रवाह का अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए विशेष प्रकार से बनाए गए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। ये मानचित्र अर्थात समोच्चता दर्शक मानचित्र है। इन मानचित्रों द्वारा हम भूरूपों की उपर्युक्त विशेषताएं समझ पाते हैं। पर्यटक जो होते हैं, पर्वतारोही यानी पर्वतों पर चढ़ने वाले जो होते हैं, घुमक्कड़ी करने वाले, रक्षा विभाग के अधिकारी, सैनिक आदि के लिए तथा किसी भी प्रदेश का नियोजन करते समय इन मानचित्रों का बहुत ही उपयोग होता है। ये देखिए बच्चों, एक किसी पर्वत की समोच्च रेखा बनी हुई है, किसी पर्वत की समोच्च रेखा बनी हुई है, तो हम इसमें देखते हैं उस पर्वत की ऊंचाई कितनी रही होगी। उस पर्वत की जो ऊंचाई है वो 300 मीटर, यानी कि 300 मीटर है। मीटर में ऊंचाई नापी गई है यहाँ पर, और हमने पे जो है कि 50-50 के अंतर पर यहाँ पे जो है कि इनके समोच्च रेखाएं बनी हुई हैं। पहली समोच्च रेखा 50 मीटर के ऊपर, यानी कि ये समुद्र तल है। ये क्या है? ये समुद्र तल है। तो समुद्र तल से 50 मीटर ऊंचाई पर एक समोच्च रेखा बनी हुई है, कुछ इस तरह से। इसके बाद फिर उसके 50 मीटर और ऊपर से यानी कि 100 मीटर पे एक रेखा और बन गई है। फिर 50 मीटर ऊपर से यानी कि 150 मीटर की रेखा बन गई है। फिर 200 मीटर की रेखा बन गई है। फिर 250 मीटर की रेखा बन गई है, और अंत में 300 मीटर की रेखा बनी हुई है। तो बच्चों, ये इस प्रकार की ये समोच्च रेखाएं हैं। एक महत्वपूर्ण बात बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समोच्च रेखाओं में अगर दूरियां जो मीटर में नापते हैं या मिलीमीटर में नापते हैं या किलोमीटर में नापते हैं, अगर दूरियां बहुत कम हैं तो समझिए कि ढलान बहुत तीव्र है। तीव्र मतलब बहुत तेज़ ढलान है। इस तरह की ढलान तब बनकर आएगी। अगर दूरियां नज़दीक रहेंगी तो इस तरह की ढलान बन के आएंगी। अगर दूरियां दूर हैं, 50
के बाद 50 की दूरी पे 100 आ गया। अगर 200, 300 मीटर की दूरी पे रहेंगे तो ढलान बहुत कम आएंगे, कुछ इस तरह से ढलान आएंगे। सॉरी, दूसरा ढलान अगर दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर है तो ढलान इस तरह से आएगा। मैं इसी चित्र में आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे ढलान आएगा, ऐसे ढलान आएगा। ये देखिए, ये तीव्र ढलान नहीं है, ये मंद ढलान है, मंद गति से ढलान हो रही है। लेकिन ये तीव्र ढलान है, एकदम तेज़ गति से ढलान हो रहा है। तो समझ में आया बच्चों? आज आपको समुच्च रेखा पढ़ा दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगले कालांश में हम इसका स्वाध्याय कार्य करेंगे। धन्यवाद। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिए।